अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। देश में कोरोना वायरस महामारी का दौर अब भी जारी है। हालांकि नए मामलों में स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में माहौल जो है नकारात्मक है। सोशल मीडिया देख लीजिए, आसपास देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं अफवाहों का दौर तो जारी ही है, साथ ही साथ जो माहौल है उसको पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए इस तरह का माहौल उपयुक्त है? क्या हम नकारात्मक होकर कोरोना से जो लड़ाई है वो जीत पाएंगे? नहीं। यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं प्रभा साक्षी का संपादक नीरज कुमार दुबे से। नहीं, देखिए, वाकई में एक नकारात्मक माहौल बना दिया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है। हम बाद में आते हैं, बाकी सब जो कह रहे हैं उस पर। सबसे पहले मीडिया की बात करते हैं। अब आप कोई भी समाचार चैनल उठाकर देखिए, चाहे सबसे तेज हो, चाहे सबसे फास्ट हो, सबसे पहले हो, कोई सा भी चैनल उठाकर देख लीजिए, आप देखेंगे कि महीने भर पुराने जो तस्वीरें हैं, महीने पर पुराने जो वीडियो है, वही उनके कार्यक्रमों के जो मोन्टाज होते हैं उसमें चल रहे हैं। वो लोग ठीक होकर घर जा चुके होंगे, लेकिन वो लगातार वही चेहरे देख देख कर आप भी ऊब गए होंगे और शायद आपका भी मन होता होगा कि मैं समाचार चैनल ना देखूं, या अगर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मैं अपना मुंह फेर लूं, क्योंकि आपको भी दुख होता है और बार बार वही तस्वीरें, वही दृश्य, वही चीख, वही चित्कार, वही करुणा के भाव आपके सामने फिर से दिखाए जाएंगे, बार बार दिखाई जाएंगे, तो आप भी परेशान हो जाएंगे। और एक नकारात्मक माहौल बनाने की एक अभियान होता है, उसमें पता नहीं क्यों मीडिया भी पड़ गया है। इससे बचना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोरोना की पहली लहर क्या थी। कोरोना की पहली लहर के दौरान मीडिया की सकारात्मक भूमिका थी, सभी की सकारात्मक भूमिका थी। सब लोग जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे थे, किस तरह से जागरूकता रखी जाए, कैसे बचें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में अभियान चलाए जा रहे थे। इस बार सिर्फ वही पुरानी तस्वीरें कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सब चीजें लग रहा है कि देश में कुछ है ही नहीं, इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अब हम खुद भी मीडिया है, हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपनी भूमिका को समझते हैं और वही दिखाते हैं, वही बताते हैं जो कि तथ्यपरक हो, जो कि तर्कपूर्ण हो। अब अगर हम बात करते हैं मीडिया की, जैसे हमने आपको कहा, जो कुछ राजनीतिक दलों की बात कर ली जाए, सिर्फ सवेरे एक अभियान शुरू हो जाता है। अब मैंने ये ट्वीट करना है, आपने ये ट्वीट करना है, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी है, आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी है, आपने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना है, आपने इस पर सवाल उठाना है। एक अभियान है और एक आप जरा कड़ियों को जोड़ेंगे ना, तो आपको ये जो टूल किट और ये बाकी सब चीजें जो चर्चा में चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको सत्य प्रतीत होंगी। और अगर ये टूल किट, अगर मान लीजिए एक बार को फर्जी भी है, जिसकी आजकल चर्चा हो रही है, राजनीतिक तौर पर काफी चर्चा हो रही है, अगर वो फर्जी भी है, तो भी अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई एक अभियान की रूपरेखा तो बनाई गई है। ये टूल किट नहीं तो वो टूल किट होगी, लेकिन टूल किट तो है। अब अगर आप देखें भारत में कोरोना की जो स्थिति है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के केस हैं वो कम हो रहे हैं और महामारी जो तेजी के साथ जो लहर चली है वो सिर्फ भारत में नहीं चली है, विश्व के सभी देश और बड़े बड़े देश, विकसित देश, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, सब जगह जो अगर लहर आई है तो ऐसी आई है कि वो संभाले नहीं संभली है। सब संसाधन होने के बावजूद विकसित देशों में हालत बुरी थी। अमेरिका में बिस्तरों की कमी पड़ गई, भारत ने मदद की, भारत ने बेड्स भेजे, भारत ने दवाइयां भेजी, भारत ने चिकित्सा उपकरण भेजे। आज जरूरत भारत को है तो भारत भी दूसरों से सहायता ले रहा है। 60 से ज्यादा देशों ने भारत को मेडिकल उपकरण भेजे हैं, जो चिकित्सीय सहायता भेजी है। तो इसमें देखिए, ये जो हम ठीक है अलग अलग देश हैं, लेकिन पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की भांति चलता है और संकट के समय एक दूसरे की मदद करता है, खुशी में साथ खड़ा होता है, दुख में भी साथ खड़ा होता है। और इसी भावना के साथ ही विश्व का कल्याण हो भी सकता है, ये बात सबको समझ में आती है।
अब अगर हम बात करें भारत की ही बात करें, नकारात्मक माहौल, हमने जैसे कहा कि मीडिया में आप समाचार पत्रों में देख लीजिए कि ठीक है कि आप विज्ञापन देखते होंगे कि इनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया, तो वो 4-4, 5-5 पन्नों के खाली वही विज्ञापन आ रहे हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो कोई अभियान नहीं है, वो एक सूचना दी जाती है कि इनका निधन हो गया है, तो जो लोग उनके जानने वाले थे, शुभचिंतक थे, उनको पता लग जाए, उन तक ये सूचना पहुंचाने का एक माध्यम होता है। लेकिन अखबारों में भी अगर आप देख लें तो सकारात्मक कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस नकारात्मक माहौल से हम देश को उबारें, समाज को उबारें। आप देखिए कि कितने जो लोग हैं उनको मानसिक समस्या हो गई है, जो मनोचिकित्सक हैं उनके पास संख्या बढ़ गई है, कॉल्स बढ़ गई है उनके पास, कि लोग डर के मारे जी रहे हैं, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि दिन भर टीवी पर वो खाली चिताएं जलते हुए दिख रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होकर आ रहा है, वो सिर्फ नकारात्मक है, पॉजिटिव उसमें कुछ नहीं है। पॉजिटिव बहुत कुछ हुआ है दूसरी लहर में भी देश में। आप देखिए कि ठीक है, एक समय ऐसा था जब, क्योंकि एकदम से केसेस ऐसे इतने बढ़े कि जब चीजें नहीं थी तो उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराने में, आपूर्ति कराने में थोड़ा समय लग गया। अब अगर आप हम एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे, बहुत कोई सभी संसाधनों से युक्त कोई परिवार है। अब अगर मान लीजिए कि उनके घर में कोई आयोजन है, मान लीजिए कि विवाह का आयोजन है, 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, व्यवस्था 300 लोगों की गई है, अचानक से 1000 लोग आ जाते हैं, तो वो संसाधन युक्त परिवार भी एकदम से सारी चीजें नहीं अरेंज कर पाएगा, एकदम से सारी चीजों को उपलब्ध कराने में उसको थोड़ा समय लगेगा। उस बीच हो सकता है लोगों को परेशानी हो। ऐसा ही कुछ दूसरी लहर की, क्योंकि हमारे भारत में तैयारी नहीं की थी, चाहे उसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा लीजिए, राज्य सरकारों को दोषी ठहरा लीजिए, आम आदमी को दोषी ठहरा लीजिए, सबने कोई तैयारी नहीं की थी। इसीलिए जब महामारी की दूसरी लहर आई, अपने चरम पर आ गई, तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, चरमरा गई। उस चक्कर में कुछ लोगों का निधन भी हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्थाओं की खामियों की वजह से कई लोगों का निधन हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, और आगे ऐसा ना हो इसका भी बंदोबस्त करना होगा। तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, उसकी अभी से तैयारी सरकारों ने शुरू कर दी है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी लहर से देखिए, पहली लहर से देश ने कोई सबक नहीं सीखा, बस खाली हम विजेता की भावना लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन दूसरी लहर से देश ने सबक सीखा है, तभी सभी आप देखिए राज्य सरकारों ने हो चाहे केंद्र सरकारों ने हो, तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। और खासतौर पर जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के लिए घातक हो सकती है, तो उस दिशा में सभी सरकारें प्रयास कर रही हैं। ये एक अच्छी बात है कि दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है। बात आ रही है कि नकारात्मक विचारों से हम कैसे उभरे भी और दूसरों को भी उबारे। तो इसके लिए हमें कुछ जो सकारात्मक हो रहा है उसको भी, जैसे हम सोशल मीडिया पर बाकी सब चीजें बिना तथ्यों के हम जांच किए ही फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हमें जरा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो सही तथ्य हैं उनसे भी लोगों को अवगत कराएं। सही तथ्य क्या है, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होना चाहिए कि हमारे देश में अब तक 19 करोड़ लोगों को जो कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पूरे विश्व में अगर देखें तो सबसे ज्यादा खुराक है। अगर आप देखें तो बहुत तेजी के साथ हमारा अभियान भी चला है टीकाकरण का। और जब इतनी बड़ी आबादी होती है, अब आप देखिए कि जब वैक्सीन लॉन्च की गई थी उस समय लोगों में हिचक थी और कई राजनीतिक दलों ने अभियान चलाया हुआ था कि नहीं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं इसके तो अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे वही पूरे नहीं हुए हैं, रिजल्ट्स इसके सही नहीं है। तो राजनीतिक दलों ने उस समय अभियान चलाया और आज वही राजनीतिक दल पंजीकरण अभियान चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि आप टीका लगाने के लिए पंजीकरण करा लीजिए। तो ये एक हमने पहले नकारात्मक प्रचार चलाया, अब हम सरकार के साथ दे रहे हैं सरकार का, लेकिन खुलकर मन से साथ नहीं दे रहे हैं। ये भी एक चीजें दिख रही हैं। मतलब अब जब लोगों को लगा कि ये एक तथ्य सामने आ गया है कि अगर हमने वैक्सीन लगवाई हुई है तो कोरोना हमारी जान नहीं ले सकता है, कोरोना हमको बहुत गंभीर बीमारी नहीं दे सकता है, बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, एक चीज सामने आई तो लोग वैक्सीन के लिए दौड़े। और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या एक साथ आएगी तो लोगों सरकार के लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। अब सरकार, केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ी, क्योंकि वो राज्यों के दबाव में आ गई। राज्यों ने कहा कि आप 45 साल से ऊपर के लोगों को लगा रहे हैं, ये जो दूसरी लहर है इसमें युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो आप 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी खोल दीजिए कोरोना वैक्सीन लगाने का काम। सरकार ने खोल दिया, अब वैक्सीन ही नहीं है तो इसलिए मारामारी हो रही है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या कहा है। हम
किसी दल पर विश्वास करते हैं, हर एक की एक सहानुभूति हो सकती है किसी दल के प्रति, या किसी दल के प्रति उसका समर्थन हो सकता है, लेकिन हमें भारत सरकार जो कह रही है उसको तो ध्यान देना चाहिए। हम चाहे किसी भी दल के समर्थक हो, लेकिन हमारी सरकार जो भी है इस समय, हमको उसकी बात माननी चाहिए, वो जो कह रही है उसके वादे पर यकीन करना चाहिए। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 2021 के अंत तक सभी वयस्क आबादी को टीका लग जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और कई मोर्चों पर व्यवस्था की जा रही है। लगभग 200-250 करोड़ खुराकें आ जाएंगी इस साल के अंत तक। तो सबको वैक्सीनेशन, मतलब यानी कि वयस्क आबादी का तब ये होगा कि 18 साल से ऊपर के सबको टीका लग जाएगा, ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है। और आप देखिए कि चाहे हमारे विदेश मंत्री 24 मई से वो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, वहां की कंपनियों से टीका खरीदने पर भी बात करेंगे, टीका खरीदेंगे और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर हमारे यहाँ पर उत्पादन कैसे हो सके, उनका जो बी फार्मूला है उसको उपयोग में लाते हुए, तो इस पर भी विचार करेंगे। तो ये लगातार प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर रहे हैं, विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। और आप सिर्फ भारतीय मीडिया जो दिखाता है उस पर नहीं जाइए। मेरा अपना आकलन ये है कि आप जरा एक बार विदेशों के जो समाचार पत्र हैं, या अगर आप उनके टीवी चैनल तक या उनके मीडिया तक आपकी एक्सेस है, तो आप जरा उनको भी देखिए और वहां की सरकारें क्या कर रही हैं उनको भी देखेंगे, तो आपको फर्क साफ नजर आएगा कि भारत सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ, कितनी क्रियाशीलता के साथ, कितनी सक्रियता के साथ जुटी हुई है, ये आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देखिए कि अन्य जो सरकारें हैं वहां पर अन्य आयोजनों को पर भी ध्यान दिया जा रहा है और कोरोना से लड़ना सबकी प्राथमिकता है, सभी देशों की प्राथमिकता है। लेकिन आप किसी भी देश के जो भी संवैधानिक पद पर बैठा महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो इतना क्रियाशील, इतना सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये एक फर्क आपको साफ दिखेगा अगर आप निष्पक्ष भाव से जरा एक बार विश्व के अन्य समाचार पत्रों को, जो अलग अलग देश के समाचार पत्र हैं, जरा उनको एक बार ऑनलाइन देख लीजिए। एक बार जरा उनके टीवी चैनल्स को, अगर चैनल आपके टीवी पर नहीं आता है तो अगर आप जरा ऑनलाइन जाके देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजों का अपने आप फर्क महसूस हो जाएगा। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित भी करना हो चाहिए। अब लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले घटते जा रहे हैं। देश में जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, चाहे अभी ब्लैक फंगस का मामला सामने आ गया है तो अब खबरें उड़ रही हैं कि उसकी भी दवाओं की कमी हो रही है, तो सरकार ने नई कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। जो वर्तमान में कंपनियां इन दवाओं का प्रोडक्शन कर रही हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। बाहर से जहां से हम ला सकते हैं उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, हमको सबको यकीन रखना चाहिए। और हम एक आंकड़ा बड़ा रोजाना जब सवेरे स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है तो हम उसको लेकर ट्वीट कर देते हैं। हमको जरा ये भी देख लेना चाहिए कि इतने संक्रमण के नए मामले सामने आ गए, हम ये तो देखकर चौंक जाते हैं कितने ठीक हो गए और जितने संक्रमित हुए हैं नए उससे ज्यादा ठीक हो गए। क्या हमने इस पर कभी गौर किया? इस पर भी गौर करने की बात है। अब तक आपको पता है क्या, जब से कोरोना भारत में आया है तब से लेकर अब तक 2,30 करोड़ से जब से कोरोना भारत में आया है तब से लेकर अब तक 2,30 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और हमको जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको जनता तक पहुंचाना ही चाहिए। आप कोरोना जांच की बात करते हैं कि लोग कह रहे थे कि बीच में जब लहर थी, चरम पर थी लहर, तो ये ठीक बात है कि जांच प्रक्रिया में देरी इसलिए हो रही थी कि अधिकतर जो जांच लेबोरेटरी से जुड़े लोग हैं, वहां काम करने वाले लोग हैं, वो खुद भी संक्रमित हो गए थे। अब वहां पे वर्कर ही नहीं है तो कौन जांच करे और कौन आप उसकी जांच का जो रिजल्ट निकाले, तो उसमें सब चीजें डिले होती गई, तो लोगों का जो सब्र का बांध भी टूट रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो 16 से 20 लाख जो जांचें कोरोना की रोजाना होती हैं। जून तक बताया जा रहा है कि 45 लाख जांच रोजाना हो जाएगी। अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है और भारत रिकॉर्ड अपना बनाता है, अपना तोड़ता है। हमने रिकॉर्ड बनाया 16 लाख 17 लाख एक दिन में जांच करने का, हमने उसको तोड़ के 20 लाख कर दिया, उसको तोड़ के 21 लाख, अब हम 40-45 लाख तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हमें क्षमता है लड़ने की, हमें क्षमता है कोरोना से जीतने की। बस हमें धैर्य नहीं खोना है, संयम बनाए रखना है और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहां तक बात है खासतौर पे इस बार दूसरी लहर में हमने देखने को मिला कि हमारे युवा काफी प्रभावित हुए, हमारे गांवों तक कोरोना पहुंचा। तो प्रधानमंत्री ने एक जो नारा दिया है कि जहां बीमार वहां उपचार, ये एक नारा, एक संदेश है सभी के लिए और इसमें बहुत कुछ समाहित है। हमको सब जगह लॉकडाउन लगाकर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन का असर भी दिखता है। अभी जिन राज्यों में जहां मामले ज्यादा थे वहां पे लॉकडाउन की वजह से मामले एकदम काफी कमजोर हुए हैं, लेकिन जिन राज्यों ने
लॉकडाउन नहीं लगाया और छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए, वहां भी काबू में आए हैं। लेकिन बस ये होता है कि हमने पूरा लॉकडाउन लगा दिया, हमने आसान काम कर लिया है। हमारे को जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, हमको भी, सरकार को भी नुकसान हुआ, राजस्व का, जनता को जो रोजगार के क्षेत्र में नुकसान हुआ। बहुत आसान होता है लॉकडाउन लगा देना, लेकिन छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ती है, नतीजा उसमें भी निकलता है। प्रधानमंत्री इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाइए और जहां बीमार है वहीं उपचार करिए। सब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है और देश भी चलता रहे, जीवन भी चलता रहे और जो उसकी आजीविका है वो भी चलती रहे। इस पर हमको ध्यान देना होगा। नकारात्मक माहौल से बचना चाहिए और हमारे धीरे धीरे बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी, क्योंकि हमने शुरू में आलोचना करी, लेकिन हमको एक बात ये भी बतानी चाहिए कि अब कुछ लोगों ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें कि हम ये बता रहे हैं, डॉक्टरों से परामर्श कि आपको इस बीमारी के प्रति हमको ये सावधानी रखनी है। तो ये परामर्श के अगर हम जो सेवाएं शुरू कर रहे हैं, परामर्श लोगों को दे रहे हैं, अच्छी बात है। हमको सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने पिछली बार ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, दिया जलाया था, कितना मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन उसका रिजल्ट भी आया था। हमको ये बात माननी होगी। अब अगर हमको इस बार किसी ने नहीं कहा है कि हम ताली बजाएं, थाली बजाएं, दिया जलाएं, तो हम उस पर विश्वास करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हर एक का एक अपना कोई तर्क होता है। पिछली बार जो चीजें हुई उसको अगर आप तर्क के आधार पर उस समय के परिणामों के साथ जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सही लगेंगी, कहीं ना कहीं वो सटीक बैठेंगी। इस बार जो कुछ हो रहा है नकारात्मक बहुत कुछ हुआ, हमको नकारात्मक से निकलकर सकारात्मक की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और चाहे कोई भी सरकार हो, अब विपक्ष सरकार पर उंगली उठाता है अगर एक, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि 4 उंगली तो विपक्ष की तरफ उठती है। सवाल ये आता है कि ठीक है, आज की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी गड़बड़ हैं। वो अस्पतालों में अगर हमने देखा कुछ समय पहले की बात कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर है तो वो बंद पड़ा है, जो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो नहीं है। गलती किसकी है? सबसे ज्यादा शासन किस पार्टी ने किया? सबसे ज्यादा जो समय तक जो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसके नियंत्रण में रही? तो उनको देखना चाहिए। सवाल सब पर उठता है कि अब तक क्यों नहीं देश में जो हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया गया। बस आज अगर गांव में अगर चिकित्सालय नहीं है तो उसके लिए अगर हम बात करें थोड़ा सा राजनीतिक हितों से, राजनीतिक जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर सोचेंगे तो हमको देखेंगे कि गांव में अगर हमारे चिकित्सा संस्थान नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कौन दोषी है? पूर्व की सरकारें दोषी हैं, न कि 5-6 साल से राज कर रहे नरेंद्र मोदी दोषी हैं। और ये एक चीजें हैं जो कि बहुत पहले गांव में पहुंचनी चाहिए थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी। हमने वहां पर चिकित्सालय बनाकर कहीं छोड़ भी दिए हैं, तो वहां पर कहीं गौशाला इस समय नजर आ रही है, कहीं पर चारा पड़ा हुआ है, कहीं का वो जो हालत है वो खस्ता है। तो ये सब, और चाहे डॉक्टरों की कमी है तो क्यों नहीं हमने जो शुरू में मेडिकल सीट्स बढ़ाई, क्यों आज की सरकार पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप पर भी सवाल उठते हैं। इसीलिए ये देखिए, किसी की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, इसके चक्कर में ना पड़कर अब ये जो हमारे सामने स्थिति है, हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं मिलकर, हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसा करके ही हम इस दूसरी लहर पर भी काबू पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं और तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो सेंट्रल विस्ता परियोजना है, इसको लेकर राजनीति अब भी जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा है कि वह इस परियोजना को रोक दे और उस पैसे को स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाए। क्या विपक्ष की यह मांग जायज है? क्या सेंट्रल विस्ता परियोजना को रोकने की मांग सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है? इसी सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो विरोध हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां इस बात का ध्यान रखेंगी कि किस किसने इसका विरोध किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हम एक कोई सामान्य प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। अब लोग आधार दे रहे हैं कि
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सारे जो निर्माण कार्य रोक दिए हैं, कुछ इस सरकार ने निर्माण कार्य रोक दिए हैं। केंद्र सरकार क्यों नहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोक देती है, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो नया आवास बन रहा है उसका काम रोक देती है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। सारी जो भी उसकी राह में अड़चने थी वो दूर हो चुकी थी, उसके बावजूद कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं, तमाम तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है कि आप जो 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर लगाने वाले हैं, क्यों नहीं वो पैसे जनता के मुफ्त टीकाकरण के लिए दे देते। अब ऐसे लोगों को जरा ये पता होना चाहिए कि इस बार का जब बजट आया था तो 35,000 करोड़ रुपए तो टीके के लिए रखे गए थे, और ये एक जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। हमको जरा कुछ चीजों पर गौर करना होगा। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि आजादी के बाद अगर हम देखें तो हमने हमारी जितनी भी ये जो प्राचीन इमारतें हैं ये सब आजादी से पहले की बनी हुई हैं। हमारा इसमें क्या योगदान है इसके निर्माण में? हमारा कोई योगदान नहीं है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे कि हमने जो अभी इस समय के जो भी राज कर रहे हैं, जो सरकारें हैं, उसने क्या दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए? क्या सब कुछ आजादी से पहले का रहेगा? क्या सब कुछ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इमारतों का, पुलों का ही योगदान रहेगा जो आने वाली पीढ़ी है उनके उपयोग के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और दूसरा, हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हो सकता है दिल्ली से जुड़े हुए लोग देख रहे हों, या हो सकता है कि जो दिल्ली आए हुए हों वो लोग देख रहे हों। सरकारी भवनों में खासतौर पर अगर हम बात करें, जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है, या आप शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, और ये जो हमारे सारे भवन है, ये सब आप गए होंगे, देखा होगा, इन इमारतों को देखा होगा। संसद भवन में भी आप गए होंगे तो वहां पर भी देखा होगा। क्या ये जो इमारतें हैं इतनी इस समय मजबूत हैं कि ये आने वाले 100 साल, 150 साल में भी ये चल सके? इसका हमें निर्माण तो करना होगा। इसके लिए जो अगर हम बात करें, शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उस समय की सरकार को 2012 में पत्र लिखा था, और उस समय की सरकार ने कुछ इस पर आगे कार्रवाई नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा, इस मुद्दे पर आगे बढ़ी, और ये जो चीजें कही जा रही हैं कि ये जो मोदी महल बनाया जा रहा है, मोदी महल कहाँ बन रहा है? ये जो बना, वो जो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मोदी महल का काम रोक देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई, भारत में कोई राजा नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है। जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, और उस पर जो बैठा व्यक्ति है उसके लिए कोई महल नहीं बनता, उसके लिए एक सरकारी आवास होता है जो कि सभी प्रधानमंत्री यूज करते हैं। अगर आज से हम बात करें, जो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है, उससे पहले वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे, और उससे पहले देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल ने भी उसी आवास का उपयोग किया। तो वो किसी का महल नहीं होता। जो प्रधानमंत्री होता है वो उसका उपयोग करता है सुरक्षात्मक दृष्टि से, और प्रधानमंत्री का जो आवास होता है वहां पर भी उनका एक कार्यालय होता है, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा वो बड़ा जरूर होता है। उसमें सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा उस आवास को देखकर, ध्यान में रखकर बनाया जाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा निश्चित रूप से मजबूत होनी ही चाहिए। अब आप देखते हैं कि कह रहे हैं लोग कि मोदी महल का निर्माण कार्य रोक दे। पहली बात यह है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें सबसे पहले जो काम छेड़ा गया है वो पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद का, जो नई संसद का जो काम शुरू होना है वही चल रहा है इस समय। प्रधानमंत्री का जो आवास बनेगा वो उसके बाद बनेगा, और इसीलिए जब 2022 में हम कल्पना कर रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है देश का कि हम उस समय 2022 में हमारा जब संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें एक सम्मेलन हो, सभी सांसद उसमें उपस्थित हो, तो एक जब लक्ष्य रखा है देश ने, कुछ चीजों को गौर करते हुए, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए जब लक्ष्य रखे गए, तो उसको अगर पूरा होता है तो हम सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और नई संसद हो, ये सभी का एक सपना था। खासतौर पर जो हमारी अभी वर्तमान संसद है वो क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही है, और अगर हम देखें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भूकंप की स्थिति से जोन 4 में आती है, जो कि बहुत खतरनाक कहा जा सकता है। तो उस दृष्टि से अभी जो संसद भवन है उसमें कई जगह दरारें भी पड़ी हैं, ऐसी रिपोर्टें आपने भी पढ़ी होंगी। तो इसको देखते हुए एक नई संसद भवन की आवश्यकता है। और साथ में आपको याद दिला दें कि वर्ष 2026 में जो सभी संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होना है। तो अभी हमारे पास 543 जो लोकसभा के सांसद हैं,
परिसीमन होगा तो ये जो संसद की सीटें हैं ये बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि ये 1000 तक भी चले जाएं। अब अभी जो व्यवस्था है उसमें 543 बैठ पा रहे हैं, तो 1000 आ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर 2026 में जब परिसीमन होगा तभी हम संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमको समझनी होंगी। साथ में आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बहुत उसके बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जबकि आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बन क्या रहा है, आप देखिए कि चाहे हमारा नया पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर का जो आवास है वो है, वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव है, और साथ में एक 3 किलोमीटर का एक जो पूरा इलाका है उसमें जो हमारे कुछ चीजें बनेगी जो कि जिसमें विभिन्न मंत्रालय रहेंगे, जो और उसके अलावा जो एमपीज हैं उनका ऑफिस बनेगा। इसके अलावा डिफेंस इंक्लेव बन रहा है। अब आप देखिए कि हमारा जो चाहे आप साउथ ब्लॉक जाएं, नॉर्थ ब्लॉक जाएं, तो ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, नेवी के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो सब उनके अलग अलग कार्यालय हैं। तो और उसके अलावा भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनके कार्यालय हैं। अब डिफेंस इंक्लेव एक जगह बनेगा तो वहां पर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं वो सारे के सारे एक जगह होंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करना हो तो आपको कहीं आने जाने में कुछ समय नहीं गंवाना है। वाइस प्रेसिडेंट इंक्लेव बन रहा है, वहां पर भी आपके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट का आप अगर आप उपराष्ट्रपति के घर पे गए हों, जो भी उनका आवास है, आधिकारिक आवास, वहां पर एक छोटा सा ऑफिस है उनका, उपराष्ट्रपति के घर के अंदर ही। तो वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव बनेगा तो वो भी एक थोड़ा सा ठीक होगा देखने में भी। और हमारे जो विदेशी मेहमान आते हैं जब वो उपराष्ट्रपति से मिलने उनके घर जाते हैं तो वो भी देखते होंगे कि बहुत छोटा सा है, जैसा एक कैबिनेट मंत्री का एक घर होता है उतना ही बड़ा उनका एक हमारे देश के उपराष्ट्रपति का घर है, और इसी में एक छोटा सा ऑफिस वहां पर है। तो ये सब चीजें कुछ हैं जो जरूरत बहुत समय से थी, जिस पर कि अब की सरकार काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब लोग कहते हैं कि इसका काम रोक दीजिए। अब आपको हम आंकड़ा देते हैं। आंकड़ा ये है कि इस समय साइट पर जो लोग काम कर रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, ऐसे 1600 लोग हैं। ऑफ साइट पे जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा 1250 लोग हैं। अगर काम रोका जाता है, इनकी आजीविका पर, इनके रोजगार पर असर पड़ेगा। और जो क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो होना ही है, ठीक है, कि हम अगर इसको अभी रोक भी दें, ये प्रोजेक्ट पूरा तो करना है क्योंकि देश का एक लक्ष्य है ये प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाएगी अगर हम अभी काम रोकते हैं। तो ये भी एक चीज है जिस पर कि हमको गौर करना चाहिए। और इसमें ये जो अभी बहुत सारे जो सभी मंत्रालयों के नए दफ्तर बनेंगे वो बहुत जरूरी हैं। अब आपको हमने जैसे कहा कि आप शास्त्रीय भवन जाइए, निर्माण भवन जाइए, उद्योग भवन जाइए, जितने भी जहां जहां सरकारी दफ्तर हैं वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्डिंगों की हालत कोई, अगर विदेश मंत्रालय को छोड़ दे तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और उसमें तमाम बार आप जब भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ रेनोवेशन होते हुए पाएंगे, क्योंकि कभी कहीं सीलन की समस्या होती है, कभी कहीं टाइल उखड़ी होती है, कभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि बार बार रेनोवेशन होता ही रहता है। वहां पर आप जब मंत्रालय में जाएंगे तो पाएंगे इन सब चीजों को। तो और खासतौर पे जब कोई बाहर से आता है तो देखता है कि ये भारत सरकार के मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, तो यकीनन इन सबको भी एक उम्दा होना ही चाहिए। हमको भी विश्व स्तरीय, हमारी चाहे संसद की बात हो, हमारी चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आवास की बात हो, हमारे सभी मंत्रालयों की बात हो, तो वो ये विश्व स्तरीय होने चाहिए। और जब एक काम करने का बहुत अच्छा माहौल भी होगा तो यकीनन जो काम जो आउटपुट है वो भी अच्छी आएगी। ये भी एक हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये। तो इसका विरोध करना, एक अभियान चला देना, ये ठीक नहीं है। इसका लोगों को ये जो अभियान चल रहा है इसको रोकना चाहिए। और हमको सिर्फ देश के विकास की राह में बाधा ही पैदा करनी है, इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा। देश आगे बढ़ चला है और देश ने सोच लिया है कि हमको ये बाधाएं जो लोग पैदा करेंगे हमको उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसलिए जो लोग बाधाएं पैदा कर रहे हैं वो याद रखें कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां जब इनको देखेंगी, इनकी जो उम्दा तकनीकों का इस्तेमाल करेंगी, उम्दा जो इनकी सेवाएं हैं उनके काम आएंगी, तब वो याद करेंगे इस बात का कि कौन कौन लोग इनका विरोध करते थे। उस समय जो लोग आज विरोध कर रहे हैं तब कुछ और अपनी बातों को दूसरी तरीके से घुमाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कहा था। और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि ये मोदी महल बन रहा है, अपने लिए आप घर बनवा रहे हैं, गरीबों की आपको चिंता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही
पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं खत्म कर दी थी। एक तो वो खुद प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा सुविधाएं लेते नहीं है। सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा तो होनी चाहिए, सुरक्षा उनकी होगी भी, और सुरक्षा का जो वो खुद नहीं तय करते हैं, प्रोटोकॉल है एसपीजी का, वो तय करती है कि उनकी सुरक्षा कैसी होगी, सुरक्षा चक्र कैसा होगा। तो अब प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बात तो वो ज्यादा सुविधाएं नहीं लेते। दूसरी बात, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं खत्म कर दी हैं, जैसे एसपीजी खत्म कर दी है और भी कई सारी चीजें खत्म की हैं। तो अब नरेंद्र मोदी भी कोई हम कह सकते हैं कि एक ना एक दिन तो वो भी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। तो हमेशा आपने देखा होगा, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस बात की व्यवस्था करता है कि जब मैं पद पे ना रहूं तो मुझे सभी सुख सुविधाएं मिलती रहे। नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। उनको पता है कि जब वो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे तब अपने लिए वो कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। ये होता है एक नेता का जज्बा, और इसको समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है कि अफवाहों में ना पड़े। तथ्य क्या है ये देखें कि नरेंद्र मोदी अभी भी सुविधाएं नहीं ले रहे हैं, बाद में भी उनको कोई सुविधा ना मिले इसका भी वो एक तरह से प्रबंध कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। हमको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये कोई बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का प्रोजेक्ट है और भारत चाहता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो, और भारत का ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और हमारी जो नए संसद है, हमारे जो नए भवन बन रहे हैं, सब हमारे लोकतंत्र की गरिमा को और बढ़ाएंगे। भारत एक था, एक है और एक रहेगा, मजबूत रहेगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके के जो विरोध हैं वो बहुत सारी चीजों को देखते हुए लोग चलाते हैं, विरोध करते रहते हैं। ऐसी चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।